बात करते हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। दोनों कंपनीज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोनों बैंक्स की जो लोन बुक है, यदि फर्स्टली बात करें एचडीएफसी बैंक की लोन बुक की बात करें, तो वाई एन वाई अराउंड अराउंड 10-11% के आसपास में लोन बुक ग्रोथ हुई है। तो ऑल्दो जो क्वार्टर 4 की बिजनेस अपडेट आई थी, उसी के अंदर एचडीएफसी बैंक ने अपनी लोन बुक ग्रोथ के बारे में एक काइंड ऑफ अपडेट दे दिया था। और यदि बात करें आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, तो आईसीआईसीआई बैंक की लोन बुक वाई ऑन वाई अराउंड अराउंड 15% के आसपास में ग्रोथ करी है। तो आप ये देखो कि जो क्रेडिट सेक्टर है, जो यू कैन से बैंकिंग सेक्टर है इंडिया के अंदर, ओवरऑल यहाँ पे जो क्रेडिट की जो ग्रोथ होती है, एयूएम की जो ग्रोथ होती है, यू कैन से लोन बुक की जो ग्रोथ होती है, वो अराउंड अराउंड 15-16% के आसपास में होती है। मैं एवरेज लोन बुक ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। इंडिया के क्रेडिट ग्रोथ की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जो लार्ज कैप जो कंपनीज हैं, लाइक यू कैन से बैंक्स हैं, आप बात कर लो एचडीएफसी बैंक की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो कोटक बैंक की बात कर लो या फिर एक्सिस बैंक की बात कर लो, ये सारी बैंक्स लाइक अपनी वाई ऑन वाई लोन बुक को अराउंड अराउंड 10 से 15% के बीच में अपनी लोन बुक को ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो आप ये देखो कि इंडिया के अंदर क्रेडिट की ग्रोथ रेट अराउंड अराउंड 15% से ज्यादा है। जो एवरेज क्रेडिट की ग्रोथ रेट की मैं बात कर रहा हूँ, लोन बुक ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, जबकि जो दोनों बड़े बैंक्स हैं, जो बड़े 3-4 बैंक्स हैं, वो सारे बैंक्स अपना लोन बुक यहाँ पे लगभग 10 से 15% की रेंज के अंदर ग्रोथ कर पा रहे हैं। इसके पीछे आप ये सोचो कि यार एवरेज यदि ग्रोथ रेट लेट्स से 16% 15% के आसपास में है, तो डेफिनेटली कुछ एनबीएफसी या फिर कुछ बैंक्स ऐसे भी होंगे जिनके लोन बुक की ग्रोथ वाई ऑन वाई 20%, 25%, 30% के आसपास में भी चल रही होगी। जबकि जो बड़े बैंक्स हैं, जो बहुत बड़े नामी बैंक्स हैं, जिनकी बात हमने करी है, लाइक एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, वो सब नामी बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स अपनी लोन बुक को अभी भी 10 से 15% के बेस में ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप ही सोचो, लाइक एवरेज क्रेडिट ग्रोथ को भी ये सारे बड़े बैंक्स क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक यू कैन से रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है मेरे को। ऑल्दो लाइक आप ये देखो, लाइक जो बड़े-बड़े फंड मैनेजर्स हैं, बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड लाइक यू कैन से फंड मैनेजर्स हैं, वो लोग मेजरली अपने टॉप होल्डिंग्स के अंदर इन बैंक्स को अच्छे खासा यू कैन से एलोकेशन दिया हुआ रखा हुआ है। बट आप ये सोचो कि जो बैंक्स अपनी लोन बुक को, अपने बिजनेस को अराउंड अराउंड 10%, 11%, 12%, 13% से ग्रोथ कर पा रहे हैं, तो वहां पे एक बहुत बड़ी कंपनी की ग्रोथ कैसे डिलीवर हो सकती है। इसीलिए मैंने बारी-बारी से आप लोगों को लाइक जितने भी लाइव सेशन हुए हैं या फिर जितने भी मैंने वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड किए हैं, उसके अंदर हर एक सेशन के अंदर, हर एक वीडियो के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश करी है, आपको ये सिखाने की कोशिश करी है कि आप लोग जब डायरेक्टली इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और डायरेक्टली किसी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको ये देखना चाहिए कि आप उन्हीं कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो या फिर उन्हीं कंपनीज के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बनाओ, जिन कंपनीज की बिजनेस की ग्रोथ रेट वाई ऑन वाई एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से हो रही हो। एंड काफी सारी कंपनीज की बिजनेस का एनालिसिस करके वीडियोस बना के मैंने अपलोड भी किए हैं, जिनका बिजनेस वाई ऑन वाई अराउंड अराउंड एटलीस्ट 20% या फिर उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ डिलीवर करता हुआ दिखाई दिया है। एंड मैं बात कर रहा हूँ, लाइक हमें लाइक कंपनीज की जब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आती है क्वार्टर 4 के रिजल्ट, किसी भी क्वार्टर रिजल्ट के बाद में, एंड जब कॉन कॉल होती है, तो उस कॉन कॉल के अंदर हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, लाइक जैसे भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आएंगे और जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आएगी जब कॉन कॉल होगा, तो मैनेजमेंट यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी दे देती है कि एफआई 27 के लिए हम लोग हमारी बिजनेस को किस रेट से ग्रोथ करने का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज सभी कंपनीज का जो प्लानिंग होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, वो लाइक क्वार्टर 4 तक बन जाता है। तो मेरा कहने का हमेशा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि यदि हम लोग डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें एटलीस्ट उन्हीं बिजनेसेस को, उन्हीं कंपनीज को पिक करना चाहिए जिनके अंडरलाइन धंधे के अंदर ग्रोथ एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से हो रही होगी। इसके पीछे मेरे बारी-बारी से कहने का एक ही रीजन रहता है, बिकॉज़ यदि हम लोग लेट्स से कोई ऐसा कंपनी पकड़ पाते हैं, जिसकी बिज़नेस की ग्रोथ नेक्स्ट 2-3 साल के लिए एटलीस्ट 20% या उससे ज़्यादा रेट से हो रही होगी, तो वहाँ पे यू कैन से हमें 2 तरीके से बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट इज़, यदि वो कंपनी नेक्स्ट 2-3 साल के लिए लेट्स से 20, 25, 30% के आसपास में बिज़नेस ग्रोथ करेगी, तो नेक्स्ट 3 साल के अंदर उस कंपनी का रेवेन्यू अराउंड अराउंड डबल हो जाएगा और उस कंपनी के प्रॉफिट भी लगभग यू कैन से डबल के आसपास चला जाएगा। या यू कैन से 80% से लेके 100% के बीच में वहाँ पे बिज़नेस की ग्रोथ डिलीवर होगी, राइट? एंड जब ऐसा होता है कि 3 साल के अंदर कोई कंपनी अपना बिज़नेस यू कैन से डबल कर लेती है, तो वहाँ पे लाइक मार्केट कैप यू कैन से जो बिज़नेस ग्रोथ हुआ उसका तो आउटकम आता ही आता है। साथ में ही मार्केट लाइक अपना जो यू कैन से इक्विटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो उस कंपनी को पी एक्सपेंशन का रिवॉर्ड भी देता है।
और ये बात मैं बहुत बारी आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्यों हमें उन्हीं बिज़नेसेस को पिक करना है, क्यों हमें उन्हीं कंपनीज़ को पिक करना है। यदि हम डायरेक्टली इक्विटी के अंदर, डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो। यदि हम लोग 20% से ज़्यादा ग्रोथ के बिज़नेसेस नहीं पकड़ते हैं, कंपनीज़ नहीं पकड़ते हैं, हम केवल उन्हीं कंपनीज़ को पकड़ के इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं जिनका अंडरलाइन बिज़नेस या तो 5-10% से ग्रोथ कर रहा हो या फिर स्टैग्नेंट ग्रोथ कर रहा हो या फिर अंडरलाइन बिज़नेस के अंदर ग्रोथ ही नहीं है। तो वहाँ पे आप सोचो, एक पी एक्सपेंशन का आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा? और लेट्स से कोई बिज़नेस 5% से ग्रोथ कर रहा है, 10% से ग्रोथ कर रहा है, तो नेक्स्ट 3 साल तक क्या होगा? उसका रेवेन्यू कितने परसेंट से ग्रोथ हो जाएगा? लगभग 15-20% के आसपास में ग्रोथ हो जाएगा। उसका प्रॉफिट भी 15-20% से ग्रोथ होगा। तो आप देखो किसी कंपनी की मार्केट कैप बढ़ने के पीछे 2 ही रीज़न होते हैं। फर्स्ट चीज़, उस कंपनी का अंडरलाइन बिज़नेस जिस रेट से ग्रोथ करता है, जिस रेट से उसका बिज़नेस ग्रोथ करके प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर होती है, उसका आउटकम मार्केट कैप एक्सपेंशन में होता है। मतलब मार्केट कैप किस रेट से बढ़ रही है, डायरेक्टली आउटकम वहाँ से होता है। एंड साथ में यदि कोई बिज़नेस बहुत ज़्यादा रेट से ग्रोथ कर रहा है, तो वहाँ पे एक पी एक्सपेंशन का फैक्टर भी मिलता है। राइट? तो मैंने हमेशा आप लोगों को ये बताने की कोशिश करी है कि यदि आप बहुत लोअर रेट से बिज़नेस ग्रोथ करने वाली कंपनीज़ में यदि डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसका आई थिंक ऐसा कोई मीनिंग नहीं रहता है। रीज़न बीइंग लाइक वो जो लोअर रेट से अपना बिज़नेस ग्रोथ करने वाली कंपनीज़ हैं, लाइक यू कैन से उनके अंदर पी एक्सपेंशन कैसे होगा? लेट्स से कोई 10% 5% से ग्रोथ करने वाली कंपनी है, उसका पी रेशियो 50 पे कैसे चला जाएगा? लेट्स से करंट पी रेशियो उसका 20 के आसपास में है, मैं वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, और वो 5 या 10% से अपना धंधा ग्रोथ कर रहा है। तो उसका पी रेशियो 60, 70, 80 कैसे चला जाएगा? आप मेरे को ये बताओ। बट यदि वही कंपनी, यदि कोई दूसरी कंपनी लेट्स से जो अपना बिज़नेस 25-30% से कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है और नेक्स्ट 3 साल तक डिलीवरी देती है उस बिज़नेस को लेके, तो एक्चुअल में नेक्स्ट 3 साल बाद में उस कंपनी का धंधा ही डबल हो जाएगा, रेवेन्यू डबल हो जाएगा, प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेबिलिटी डबल हो जाएगी और डबल प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट भी कर रही होगी। एंड उसी के बेसिस पे उसकी मार्केट कैप वैसे ही डबल हो जाएगी। एंड साथ में यदि मार्केट ने यहाँ पे पी एक्सपेंशन का फैक्टर दिया, तो उसकी मार्केट कैप 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 3 टाइम्स होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अगेन मैं समराइज कर रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर के अंदर लाइक हमें यदि बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना ही है, बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर के अंदर, तो एटलीस्ट हमें उन्हीं यू कैन से कंपनीज को पिक करना चाहिए, उन्हीं कंपनीज को हमारी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, जिनका अंडरलाइन लोन बुक की ग्रोथ रेट एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से हो रही होगी। बिकॉज यदि 20% से कम बिजनेस ग्रोथ करने वाली, 20% से कम लोन बुक ग्रोथ करने वाली यदि हम लोग कोई कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, तो आपको ही पता है स्टॉक मार्केट में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। उसके कारण जब स्टॉक प्राइस में वोलेटिलिटी होती है, कभी 20% गिरता है, कभी 30% गिरता है, कभी 15% डाउन आता है, तो ह्यूमन टेंडेंसी है लाइक हर एक इंसान का जो यदि किसी पर्सन का जो कैपिटल है यदि 15-20-25% से डाउन आता है, तो उसको वहां पे लाइक ऑब्वियसली टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा और लाइक यू कैन से वो थोड़ा एंजाइटी फील करेगा। बट यदि आपकी जो कंपनी है यदि उसकी अंडरलाइन बिजनेस में ग्रोथ रेट 25-30-40% के आसपास में है, जब 2-3 साल बीतेंगे, तो आपका वहां पे यू कैन से उस कंपनी का मार्केट कैप लगभग नेक्स्ट 3 साल के आसपास में डबल से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। बिकॉज़ वहाँ पे बिज़नेस ग्रोथ जो डिलीवर हुई है उसका आउटकम भी मिला एंड साथ में मार्केट ने उसको पी एक्सपेंशन का फैक्टर भी दिया, राइट? तो मेरा हमेशा पर्सपेक्टिव ये रहता है सारी लाइक चीज़ों को लेके, यदि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बिज़नेस पिक करने की कोशिश करो, जिनका अंडरलाइन बिज़नेस की ग्रोथ रेट, लोन बुक की ग्रोथ रेट एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से हो रही हो। तो इन समरी आई थिंक ये बातें सुन के आप समझ गए होंगे, जो लार्ज कैप बैंक्स हैं, भले आप बात करो एचडीएफसी बैंक की बात कर लो, चाहे कोटक की बैंक की बात कर लो या आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लो या फिर एक्सिस बैंक की बात कर लो, वो वाले बैंक्स हमारे शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हैं। एंड जो फंड मैनेजर्स हैं, लाइक आपने देखा होगा लाइक सारे म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग होती है उसके अंदर ये सारे चारों बैंक हैं, टॉप होल्डिंग बन के बैठे होते हैं। हाँ, आप कहने को ये कह सकते हो कि यार बड़े लार्ज कैप बैंक्स पिक किए हैं तो वहां पे वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं होगी, 15-20% से ज्यादा वोलेटाइल चीजें नहीं होगी। किसी का कुछ नहीं पता यार, आप देखो ना एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, रिसेंट के टाइम पे में लगभग अपने टॉप से 25 से 30% फॉल कर गया। तो आप कैसे कह सकते हो कि लार्ज कैप कंपनीज के अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं होती है, राइट? अगेन यदि हमें वोलेटिलिटी झेलनी है, तो एटलीस्ट वही कंपनी पिक करते हैं ना जिनके अंडरलाइन धंधे के अंदर ग्रोथ लाइक 20-25-30% के आसपास में रह रही होगी। तो इन समरी यदि मैं कमेंट करूं फाइनल समरी के रूप में, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के रूप में, बिजनेस की ग्रोथ, लोन बुक की ग्रोथ रेट अराउंड 10-12-15% के आसपास में है। तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है लाइक हमारे यू कैन से इनिशियली 2 क्राइटेरिया होते हैं किसी बैंकिंग या एनबीएफसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। फर्स्ट लाइक उस एनबीएफसी या बैंक का जो एसेट क्वालिटी है, वो क्यू बेसिस पे या तो स्टेबल होना चाहिए या फिर इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होना चाहिए। उन वाले क्राइटेरिया के अंदर तो बड़े बैंक्स पास कर जाते हैं बिकॉज़ उनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी स्टेबल ही दिखाई देती है। बट जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया होता है कि उनकी लोन बुक एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ करनी चाहिए। उस वाले क्राइटेरिया के अंदर ये जो लार्ज कैप बैंक्स हैं वो पास करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, राइट? अगेन काफी जो ट्रेडर कम्युनिटी वाले लोग होंगे,
वो ऐसा बोलेंगे कि यार यहाँ पे तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन होगा। एक टाइम होता था कोविड से पहले कि जब एचडीएफसी बैंक लगभग 5 से 6 की प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड करता था। कोटक बैंक का स्टॉक लगभग 5 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड करता था। आज के टाइम पे जो एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इनका स्टॉक लगभग 2 से 2.5 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो जब ये वापस 5 के प्राइस टू रेशियो पे जाएँगे तो हमारा जो यू कैन से स्टॉक प्राइस है वो डबल हो जाएगा। तो आप ये बताओ, जब पता है आप ये कोविड के पहले ये सारे बैंक्स 4 से 5 के प्राइस टू रेशियो पे क्यों ट्रेड करते थे? बिकॉज़ उस टाइम पे कोटक बैंक की लोन बुक अराउंड अराउंड 20 से 25% की रेट से ग्रोथ होती थी। उस टाइम पे एचडीएफसी बैंक की लोन बुक अराउंड अराउंड 20 से 25% की रेट से ग्रोथ होती थी। एंड यदि थोड़ा और पीछे चले जाओ, 4-5 साल पीछे चले जाओ, 2014, 15, 16 के आसपास चले जाओगे, तो आपको पता लगेगा जो लार्ज कैप बैंक्स है उस टाइम मिड कैप बैंक हुआ करते थे। मतलब उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो लार्ज कैप होंगे, बट आज के अकॉर्डिंग जो मार्केट कैप होगी, उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि उस टाइम इनकी मार्केट कैप 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ के आसपास में रही होगी। तो उस टाइम पे ये सारे बैंक्स अपनी लोन बुक को अराउंड 25, 30, 35% के आसपास में ग्रोथ कर रहे थे। तो उस टाइम पे इन सारे बैंक्स का जो प्राइस टू बुक रेशियो होता है लगभग 4 का, 5 का, 6 का प्राइस टू बुक रेशियो इन बैंक्स को मिलता था। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जब बिजनेस में अंडरलाइन ग्रोथ ज्यादा होती है, लोन बुक की ग्रोथ रेट ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे हायर प्राइस टू बुक रेशियो मिलता है उस कंपनी को। और जब आपकी ग्रोथ चली जाती है, आपकी ग्रोथ बहुत डाउन आ जाती है, 10%, 12%, 15% की लोन बुक ग्रोथ हो जाती है, उस टाइम पे आप कैसे बोल सकते हो उस बैंक को 5 का प्राइस टू बुक रेशियो देने का? राइट? आप बजाज फाइनेंस का स्टोरी लेके देख लो। जब बजाज फाइनेंस अराउंड 30 से 35-40% से अपनी लोन बुक को ग्रोथ करता था 2016, 17, 18 के अंदर, उस टाइम पे बजाज फाइनेंस को लगभग 9 से 10 का प्राइस टू बुक रेशियो मिलता था। अभी आप देख लो लगभग 4.5 यू कैन से 5.5 है, 5-6 के आसपास का प्राइस टू रेशियो मिल रहा है। अगेन इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी है तो वहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है। बट अभी भी देखो ना बजाज फाइनेंस फिर भी 22-23% के आसपास अपनी लोन बुक को ग्रोथ करता है। ऑल्दो इसकी लोन बुक की जो ग्रोथ रेट है वो उतनी ज्यादा गिरी नहीं है। लाइक पहले 35% के आसपास में गिर के लगभग 22-23% के आसपास में आ गई है। बट जो बैंक्स की जो लोन बुक की ग्रोथ हुआ करती थी, जिनकी बात मैंने आपके साथ में करी है, कोटक बैंक की बात करी है, एचडीएफसी बैंक की बात करी है, उनकी लोन बुक पहले अराउंड अराउंड 25, 30, 35 यू कैन से 20-25% के आसपास में ग्रोथ हो रही थी, वो गिर के लगभग आधी हो गई है, 10-12% के आसपास में हो गई है। तो कैसे वहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो का यहाँ पे वैल्यूएशन एक्सपेंशन आपको मिल जाएगा? तो अगेन यदि जहाँ पे अंडरलाइन लोन बुक की ग्रोथ अच्छी है, वहीं पे हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि यहाँ पे हमें वैल्यूएशन एक्सपेंशन मिल सकता है। तो मैं इन समरी कहना चाहूँगा, जो बड़े लार्ज कैप बैंक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे एक बेटर यू कैन से अंडरस्टैंडिंग, एक बेटर अपॉर्चुनिटी उतनी दिखाई नहीं देती है। तो दूसरे छोटे बैंक्स हैं जिनकी लोन बुक अराउंड 20%, 25% के आसपास में ग्रोथ हुई है, हमारी नजर उन बैंक्स के ऊपर होनी चाहिए, उनको हमें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। तो इन समरी ये जस्ट मैंने एक मेरा पर्सपेक्टिव शेयर करने की कोशिश करी है लार्ज कैप बैंक्स को लेके, कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके ही डिसाइड करना किन बैंक्स को आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। एंड अगेन मैं बारी-बारी से यहाँ पे रिपीट करता रहता हूँ, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। बस मेरा इतना ही इंटेंट रहता है कि मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा पाऊँ, कि आप लोग भी अच्छे से सीखने के बाद में एक एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के आप अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन खुद से ले सको।